नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर दाऊद इब्राहिम पर आज भी इस देश की नजरें टिकी हैं और वो अभी भी पकड़ से बाहर हैं, तो दूसरी तरफ पहली खेप में हमने देखा इंसाफ में याकूब मेमन को फांसी दी गई, लेकिन अब दूसरा खेप जहां पर अबू सलेम पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि आज टाडा कोर्ट अबू सलेम और मोहम्मद दौसा जैसे लोगों पर अपना फैसला सुनाएगी। उससे पहले आइए सीधे लिए चलते हैं आपको आजमगढ़, वही शहर जहां का अबू सलेम है, उनके घर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने। क्या हलचल, देखिए। इस वक्त हम लोग आजमगढ़ के सराय मीर में अबू सलेम के घर के ठीक सामने खड़े हैं। घर वाले कोई भी बात करने को राजी नहीं है। अहम फैसला आना है मुंबई सीरियल ब्लास्ट को लेकर। अबू सलेम उसमें एक आरोपी हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय लोग हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी कोर्ट से क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद लगा रखी है आपने कोर्ट से। भाई हक और सच में फैसला हो, और क्या चाहिए, यही हमारी उससे गुजारिश है, अपील है, और क्या कहें। इस तरीके से दोषारोपण हुआ है अबू सलेम पे। पुर्तगाल से इनको जो है डिपोर्ट भी किया गया, यहाँ लाए गए, तब से लगातार जेल में ही है। आपको लगता है कि जो जितने भी एविडेंस है इनके खिलाफ हैं या एविडेंस इनके खिलाफ नहीं थे? भाई अब उसके बारे में क्या बताया, जब वो लोग ज़्यादा सोच बूझ वाले हैं। हम तो मतलब जाहिल आदमी इतना नहीं बोल सकते, जानकारी नहीं रखते हैं। आगे उसके आगे मैं क्या बताऊं। अब तो हम यही चाहते हैं कि बस बरी हो जाए यहाँ का। हर आदमी चाहता है कि उसके सर से परेशानी मुसीबत हट जाए। कोई तो ये चाहेगा नहीं कि सारी ज़िंदगी उम्र जो होना तो हुआ। सरकार तो खुद ही उसकी जाँच-बीच कर रही है, देखभाल कर रही है, क्या गलत है क्या सही है, वो फैसला करेगी, ज़्यादा बेहतर होगा। परिवार वाले तो बात नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हायर कोर्ट में अपील करेंगे परिवार वाले? ऐसा इस संबंध में तो परिवार वाले ही बता पाएंगे कि अपील करेंगे कि नहीं करेंगे। स्थानीय लोग क्या मानते हैं, इनको दोषी मानते हैं या मानते हैं कि किस तरीके से इनको फंसाया गया है? देखिए, यहाँ अगर माना जाए अबू सलेम के बारे में, तो सरायमीर थाना क्या पूरे सरायमीर यूपी में कोई इनके खिलाफ एक मुकदमा नहीं है, और सरायमीर को सिर्फ हाईलाइट किया जा रहा है गलत तरीके से, ना कि सही तरीके। अगर सही तरीके से हाईलाइट किया जाता तो यहाँ एक अली अस्कान रोज़ा, सली सैयद अली अस्कान का रोज़ा है, मदरसतुल इस्लाह है। ये यहाँ के आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनी हुई, कभी आज तक यहाँ एक राइट नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का। इस पे लोग कभी ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अबू सलेम कब गए बॉम्बे, क्या हुआ, कैसे, इसके तो यहाँ के लोगों को इतना पता नहीं। ये जानते थे अबू सलेम एक मोटर मैकेनिक के यहाँ काम करते थे, फिर बॉम्बे चले गए, फिर वहाँ उनसे क्या हुआ, वो कब गए वहाँ पे, पुर्तगाल कैसे गिरफ्तार हुए, यहाँ के लोगों को नहीं। लेकिन यहाँ के लोग इनको निर्दोष मानते हैं, दोषी नहीं हैं। तो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद कोर्ट जो है दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, ये उम्मीद आपने लगा रखी है आप लोगों ने? जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद लगा रखी है। सही, बस इससे ज़्यादा क्या बोले, रोज़ा है, बोल नहीं पाएंगे। रोज़ा है, बोल नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति है सराय मीर की। यह है अबू सलेम का घर। परिवार वाले बात करने से परहेज करते हैं, परिवार वाले कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। अबू सलेम 4 भाइयों में से दूसरे नंबर पे आते थे। कब और कैसे पुर्तगाल पहुंचे ये स्थानीय लोगों को नहीं पता, लेकिन तमाम लोग यही मानते हैं कि अबू सलेम बेगुनाह है, बेकसूर है, और कोर्ट को फैसला सुनाने के पहले तमाम साक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। आजमगढ़ से कैमरामैन नीरज के साथ शिव पूजन झा, आज तक। इसी आजमगढ़ के कैफी आजमी भी हैं, इसी आजमगढ़ का अबू सलेम भी है। बहरहाल गांव के लोग जो भी बोले, उस जगह के लोग जो भी बोले, लेकिन आइए आपको सुनाते हैं खुद अबू सलेम ने क्या कहा है इस पर। अब आपको आजमगढ़ में हमने दिखाया उनके घर पर लोगों की बात, अब अबू सलेम ने इस पर क्या कहा है, उसका क्या बयान है, वो आपको सुनाते हैं। जनवरी 1993 में अजीज के कहने पर चांदी की स्मगलिंग की थी। गुजरात से एक मारुति वैन में भरकर स्मगलिंग का माल लाया। सामान बैग में भरा था, पता नहीं था कि इसमें हथियार है। अजीज के कहने पर मारुति वैन लेकर बाबा चौहान के साथ संजय दत्त के घर गया। संजय के घर पर एक पुलिस वाला था, जिसे संजय ने जाने के लिए कहा। पुलिस वाले के जाने के बाद मारुति वैन में रखे बैग खोले गए। संजय के घर पर ही पहली बार देखा कि वैन में चांदी नहीं, हथियार थे। संजय ने थोड़े हथियार रख लिए, बाकी हमने वैन में ही छिपा दिए। धमाकों के बाद अजीज ने मुझे शहर छोड़ने के लिए कहा। अजीज ने बताया था कि हथियार बारूद दाऊद के भाई अनीस और कय्यूम के हैं। अजीज ने हथियारों के बारे में किसी को नहीं बताने की बात कही थी।
उज्जवल निगम जी, जिस तरह से जानकारी दी है अबू सलेम ने, खुद बताया है, और कैसे हथियार आया गुजरात से, कैसे गाड़ी में आया, संजय दत्त के घर गए, संजय दत्त ने कुछ हथियार रख लिए, फिर मुझे शहर छोड़ने को कहा गया, क्या समझ में आता है किस तरफ ये फैसला बढ़ता हुआ दिखता है? और संजय दत्त के मामले में भी देखें तो हथियार तक तो बात हो गई थी, लेकिन उसके आगे कुछ प्रूव नहीं हो पाया जिसका फायदा उनको मिला। अबू सलेम को भी मिल सकता है। देखिए, मैं अबू सलेम का इसका फायदा बिल्कुल नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो पहली हमने ट्रायल चलाई थी वहां हमने पूरी तरह से साबित कर दिया था एक सोची हुई एक साजिश दुबई में हुई थी, जहां दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन था और कई पाकिस्तान के कोई शख्स थे, और उस साजिश में यह तय किया गया था कि दिगी शेखाड़ी को भारत में कैसे, महाराष्ट्र के कैसे एक्सपोर्ट करना आरडीएक्स आर्म्स एम्यूनेशन, और इसके लिए एक अबू सलेम है, एक मुस्तफा डोसा है, जो दाऊद इब्राहिम ने कहा कि मेरी स्मगलिंग की जो चैनल है, डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, उस डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल को इस्तेमाल किया गया। ये हमने कोर्ट में, 93 के कोर्ट में जी। हमने जो साजिश में शामिल 2 अभियुक्त थे जिनको माफी का गवाह बनाया गया, उन्होंने बात साबित कर दी। इतना ही नहीं तो पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग को गए थे उनके पासपोर्ट में दुबई से, अंजना जी एक बात ध्यान में रखिए, दुबई से गए हैं, वापस कुछ दिनों के बाद दुबई में आए। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक एम्बार्केशन डिसएम्बार्केशन की नोंद कहीं भी पासपोर्ट में नहीं है। इसका मतलब हमने उन 2 अभियुक्तों को कोर्ट में पूछा, उन 2 अभियुक्त ने बताया कि जैसे हमारा जत्था लेके गए, जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतर गए, वहां हमें कुछ लोग लेने के लिए रिसीव होते, और उन्होंने विदाउट इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज न फॉलो करते हमें लेके गए कुछ 36 किलोमीटर बाद में, और वहां हमें हथियार आरडीएक्स की ट्रेनिंग की, और वहीं से हथियार ये जंगला आया था जो अबू सलेम, मुस्तफा डोसा इन्होंने इस्तेमाल किया। अंजना जी, मैं आज का फैसले को एक अहम अलग तरह से देखना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा विस्तार से 1 मिनट बताता हूं। हाँ। क्योंकि भारत के न्याय इतिहास में पहली बार यह ऐसा हुआ है कि 93 की मेन बॉम्ब ब्लास्ट केस खत्म होने के बाद भी वो कंप्लीट सबूत हमने लाइव रखा है इस्तेमाल, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया। हाँ। नहीं तो क्या होता है, आमतौर पर एक ट्रायल खत्म होने के बाद उसका सबूत हम दूसरे ट्रायल में यूज नहीं कर सकते, ताकि विटनेस को लाना पड़ता है। लेकिन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सेकंड ट्रायल, पार्ट 2, आपने सही कहा है, और इसीलिए इसका फायदा यह होगा कि आगे चल के अगर दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, मोहम्मद डोसा कानून के सिकंजे में आ गए तो उनके लिए यही फेट होगा जो आज 7 अभियुक्तों और 100 अभियुक्तों को हमने जो सजा दिलवाई है इसमें होगा। तो इसलिए एक आज अनोखा एक फैसला होगा, और ये बड़ी कामयाबी होगी अगर हम इसमें जीत जाते हैं तो। जी अंजना जी। ये डोसा के बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि जिन 3 लोगों का आपने नाम लिया, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे टाइगर मेमन हो, चाहे मोहम्मद डोसा, ये 3 मुख्य चेहरे जो अभी भी पकड़ से बाहर हैं, लेकिन इस केस में जिसमें आज सुनवाई होनी है, इसमें भी एक मुस्तफा डोसा है, उसका क्या हो सकता है? देखिए, मुस्तफा डोसा मोहम्मद डोसा का भाई है, और उसी जो साजिशकर्ता की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमारे पास, मैंने वो दोनों अभियुक्तों को मैंने ही कोर्ट में एग्जामिन किया था, उन्होंने पूरी तरह से बताया था कि मोहम्मद डोसा ने किस तरह से एग्री हुआ है, और जो दिगी शेखाड़ी जो हमारे महाराष्ट्र में कोकण एरिया है, जहां पोर्ट में समुद्र किनारे के, वहां लैंडिंग किया था, और ये चांदी की स्मगलिंग उस वक्त होती थी, 93 की मैं बात कर रहा हूं, 93 में चांदी की स्मगलिंग होती थी, और ये स्मगलिंग करने वाले छोटे छोटे लोग जिनकी डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल थी, ये सिस्टम इन्होंने यूज की थी, और इसलिए मोहम्मद डोसा एक बड़ा साजिश करता, मुस्तफा डोसा उसका भाई, उसने यहां आके फिर वो साजिश करती की लाइन लगाई। इसलिए मेरे खिलाफ, इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। देखना हमें आज ये है कि कानून, कोर्ट किस धारा में इनको दोषी करार करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बार अगर, चूंकि आप इस केस से इतने जुड़े हुए, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, एक वक्त पर दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम बड़े करीबी माने जाते थे सर, जो पूरा एक अंडरवर्ल्ड माफिया चलता था मुंबई में, फिर दोनों की दुश्मनी हो गई, दोनों अलग हुए। अगर इस बारे में बताएं कि उसका कैसे फॉल आउट होता चला गया। अंजना जी, जो मुझे बात मालूम है, जिसके आमतौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्री सबूत तो नहीं है जी, लेकिन अबू सलेम जिस फिल्म एक्ट्रेस से प्यार करने लगा,
वहीं से इनका झगड़ा शुरू हो गया था। और वहीं से झगड़ा शुरू होने के कारण अनीस इब्राहिम, आपको तो पता है, दाऊद इब्राहिम का भाई, और इसलिए अबू सालेम ने अपना गिरोह अलग चला के पुर्तगाल में चला गया। पुर्तगाल में वो घड़ी बेचने का काम करता था, और उसकी जो फिल्म एक्ट्रेस थी जो बीबी बन के रहती थी, जो अबू सालेम ने भी मुझे बताया था कि हाँ मेरा निकाह हुआ है, लेकिन उस झगड़े का कारण वही है मुझे लगता है, और अबू सालेम वहां से अलग हो गया। नहीं तो प्रदीप जैन के मर्डर में जिसको मैंने सजा करवाई अबू सालेम में, तो अनीस इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम के कहने पर भी ये अबू सालेम ने फोन किया था प्रदीप जैन को। प्रदीप जैन ने जो खंडनी देने से इनकार कर दिया, तो उसको गोली मार के हत्या कर दी थी। और इसलिए इसको एक अलग तरह की स्टोरी है, जो फिल्मी स्टोरी है, जिसका मैं कानून से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जरूर कहूंगा कि अबू सालेम का भी काफी मात्रा में रोल हुआ, और अबू सालेम भी खुद एक अलग डॉन समझने लगा, जिसके तहत वो अनीस इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम को एक कॉम्पीट करने लगा था। और ये अंदर की स्टोरी है, लेकिन इस तरह से इनका झगड़ा चलता रहा। बाद में अबू सलेम का गिरोह अलग हो गया। बिल्कुल। अब उज्जवल निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारी गुत्थियां अभी भी साफ नहीं हो पाई हैं। लेकिन हाँ, इतना तय है, जैसा कि वो भी बता रहे थे, प्रमाण तो नहीं है इसका कागज पर, लेकिन सबको पता है किस तरह से दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम एक वक्त पर। राकेश सिंह जी भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह जी, आपके नजरिए से मैं ये पूरा केस समझना चाहूंगी और जिस फैसले की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि ये सेकेंड लेवल ट्रायल चल रही है। पहले तो 100 लोगों को सज़ा मिल चुकी है जी। इस वक्त 7 लोगों के ऊपर ट्रायल चल रहा है, जिसका आज फैसला होने वाला है। इन 7 लोगों में एक अबू सलेम भी है। जहाँ तक अबू सलेम है, इनको बाकी 6 के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इसको पोर्चुगल से लाते वक्त भारत सरकार ने जो अंडरटेकिंग दी थी वहाँ पर जी, उसके अनुसार उसको 25 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती और उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। इसी कारण से अगर आप देखें तो 2007 में ये जो 7 लोगों का केस है, इसका ट्रायल शुरू हुआ था, लेकिन एक्चुअली ट्रायल शुरू हुआ 2007 में नहीं, 2012 में। ये देरी का कारण ये था कि 2007 में जब ट्रायल शुरू हुआ तो उसके बाद में अबू सलेम, मुस्तफ़ा दोसा और सीबीआई ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। अबू सलेम का कहना था कि उसे लाते वक्त भारत सरकार ने कहा था कि उसके ऊपर ऐसी धाराएं नहीं लगाई जाएंगी जिससे उसे फांसी की सज़ा दी जा सके। लास्ट में उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे गुलाम वनावटी जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा और सुप्रीम कोर्ट ने बात माना भी कि उसको एक सज़ा नहीं दी जा सकती है जिसमें उसको सजाए मौत हो। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद में उसके ऊपर कुछ टाडा और एक्सप्लोजिव एक्ट्स की कुछ धाराएं हटा ली गई। जहां तक मुस्तफ़ा डोसा था, उसका कहना था कि उसको यूएई से लाया गया, तो उसका कहना था कि उसने सरेंडर किया है, ना कि उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन उसकी दलील जो है खारिज कर दी गई। तो जहां तक बाकी के 6 जो 7 लोग हैं आज, अबू सलेम, मुस्तफ़ा डोसा, फिरोज़ खान, मर्चेंट आदि जो लोग हैं, तो इन लोगों में आप कहें तो बाकी के 6 को अगर सही तरीके से, अगर सारे प्रोसिक्यूशन ने सही तरीके से अपना केस प्रूव कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी या आशंका होगी उन्हें सजाए मौत देने में या उम्र कैद। अब उम्र कैद का मतलब ये 20-25 साल नहीं, नॉन एनी प्रोसेस है। हाँ। जहाँ तक अबू सलेम है, उसे आप 25 साल से ज़्यादा सजा नहीं दे सकते हैं, ना ही उसको आप सजाए मौत दे सकते हैं। ये बड़ा क्लियर है। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, क्योंकि अबू सलेम को जो बंदिश पुर्तगाल से हुई ट्रीटी की वजह से है, उसकी वजह से 25 साल से ज्यादा उसे सजा नहीं, लेकिन बाकियों को अगर सही तरीके से प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर दे तो फांसी की सजा हो सकती है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं कीर्ति अजमेरा जी जानना चाहूंगी, क्योंकि याकूब मेमन में भी हमने देखा, जैसे मतलब उसने दिखा दिया था कि उस वक्त धमाके के वक्त वो हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन कैसे राकेश मारिया, जिन्होंने पूरे केस को दिया था, बहुत सारी अहम जानकारियां कैसे उन्होंने इकट्ठा की। जब धमाकों के बाद वो मेमन परिवार के घर में पहुंचे तो एक तो पता चल गया था कि जो मारुति वैन जब्त की गई थी वो एक मेमन, रुबीना मेमन के नाम से वो रजिस्टर्ड थी। जो स्कूटर बरामद किया गया, उस स्कूटर की चाबी मेमन के घर में फ्रिज के ऊपर मिली थी। चाबी उसी स्कूटर का निकलने की वजह से वहां पर
कड़ियां जुड़ती चली गई। अब देखिए इस मामले में जितने आज लोगों पर फैसला आना है, एक को छोड़ दें अगर अबू सलेम को, तो बाकी फांसी की गिरफ्त में जा सकते हैं। कैसे देखेंगे आप? या डेफिनेटली जा सकते हैं। और सिंह साहब ने बराबर बताया कि उनको फांसी की सज़ा मिल सकती है अगर हम लोग प्रूव करें बराबर तरीके से। और मुझे लगता है कि इसमें भी ज़्यादा कोई तकलीफ आएगी नहीं। और निकम साहब वगैरह जो है वो प्रूव करने में माहिर है, तो करके उनको फांसी की सज़ा दिलाएंगे और मिलनी ही चाहिए 100%। अबू सलेम का केस अलग रखे और उनको आगे जाके क्या और गुने में आगे लेके वापस 25 साल से भी ज़्यादा उनको 5-10 साल और जेल में जाना पड़े, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, तो वो भी करना चाहिए। आपकी बात हम समझते हैं, भावनाएं भी समझते हैं। 25 साल की अगर सजा होती है तो जैसा उज्जवल निकम जी ने कहा, हो सकता है 5 साल बाद वो रिहा भी हो जाए। तो कई लोगों के लिए कई मायने में लगेगा कि इंसाफ शायद जिस तरह से उम्मीद रखी जाती है नहीं हो पाती है। लेकिन पुर्तगाल वो भाग गया था और वहां से जो ट्रीटी हुआ एक मजबूरी बनके न्याय के मामले के बीच में है। लेकिन याकूब मेमन का जिक्र मैंने इसीलिए किया था क्योंकि वो एक क्लासिक केस है जिसमें तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए हम उसके गिरेबां तक पहुंचे और फिर उसे फांसी की सजा दिलाने में कामयाब रहे थे। कैसे उसके घर में फ्रिज पर पड़ी एक चाबी से कड़ियां जुड़ी थी, इन सबको विस्तार से आपको बताएंगे। लगातार कवरेज आज